हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। उम्मीद करूंगा आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत ही जल्द बायोलॉजी का एक महामैराथन क्लास आने वाला है। तो लीजिए आपके सामने आज जो है हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी के 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में जो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपको आंसर के साथ मैं देने वाला हूं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आपके 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक वाले होने वाले हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर के लिए आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिन्हें आप लोग अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरी बुक से बताने वाला हूँ। और इसके बाद एक क्लास और आपका आएगा जिसमें मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की लॉन्ग क्वेश्चन जो बोलते हैं आपको, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो ये 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका 3 नंबर तक का जो क्वेश्चन आता है उससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। अब देखिए आपको इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में भी आता है, ठीक है ना। ऐसे जो क्वेश्चन है 1 नंबर में भी आएगा। तो मैंने आपसे बता दिया कि 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक वाले क्वेश्चन आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो समझिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपके सामने है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, तो भैया टेपिटम बोलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में भी बन जाते हैं। तो क्या आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आप वहां पर नहीं कर पाएंगे। जैसे भाई साहब हमें आंसर से मतलब है, अब हमें पता है कि जो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है उसको टेपिटम बोलते हैं। तो अब आप लोग चाहे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए चाहे आपका इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय में आए तो उसका आप आंसर दे देंगे, ठीक है ना। टेपिटम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी कि पराग कण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका आपका यही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे आज। तो अब यहां पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असंग जनन क्या है। बताइए असंग जनन क्या है। तो देख सकते हैं इसका आपका यहाँ पर छोटा सा आंसर है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जननिक मतलब क्या है, जो जनन होता है ना आप लोग जानते हैं। तो इसको आप कह सकते हो मतलब अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही जो संयुग्मन के बिना जननिक प्रजननों का जो विकास होता है उसको हम बोलते हैं क्या, असंग जननता, ठीक है ना। तो असंग जनन भी यही है और असंग जननता यही है, ठीक है ना। तो इसका आपको आंसर 1 नंबर में जब आएगा तो इतना ही लिखना है। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद हमारा आता है तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोहरा निषेचन, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है कि दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। तो चलिए इसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके सामने है कि आवृत्तिबीजी पौधों में, ठीक है ना, आवृत्तिबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलन रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। और इसकी खोज नवासिन ने फिटिलिएरिया तथा लिलियम ने की थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका हो गया। बाकी इसमें देखिए जो आपका दोहरा निषेचन है इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं आपको बहुत ही जल्द जब लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको करा दूंगा। बाकी आपको इतना जो है ये शॉर्ट के लिए है, लेकिन जब लॉन्ग में क्वेश्चन जो बनता है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे करना है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। और यहां पर आप समझ सकते हैं पूरी बायोलॉजी में अगर आप ऐसे देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद देख सकते हैं आपके यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं। बताइए निषेचन के बिना फलों का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं। तो निषेचन के बिना जो फल बनने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं, तो भैया बोलेंगे अनिषेक फलन। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन
तो अब आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो अब क्या बताना है इसमें, जलीय परागण करने वाले 2 पौधे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका है हाइड्रिला, क्लियर है ना, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या है, बैलिसनेरिया, ठीक है ना। तो ये आपके 2 जो है ऐसे पौधे हैं जो जलीय परागण करते हैं, ठीक है ना, मतलब जल में पाए जाते हैं। तो ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने बताया ना कि यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। तो अभी आपके ये जो क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। देखिए अपरा जानते हैं ना, अपरा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि देखिए अपरा जो होता है वो जैसे कि मनुष्य की बात करें अगर, तो जो शिशु होता है, भ्रूण होता है, ठीक है ना, गर्भ में, तो वहां पर क्या होता है, भ्रूण को जो है वो पोषण प्रदान करता है अनेक प्रकार के, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, हर प्रकार की चीजें जो है उसका जो है अपरा ही एक मेन जो है कार्य करता है उन दोनों के बीच में, माता और शिशु के बीच में। तो अपरा देखिए इसमें बताना कि ऐसे जंतुओं को बताना है कि जिनमें जो है अपरा पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले स्तनधारियों में, ठीक है ना, स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्यों तथा सभी चौपाई पशुओं में, जैसे गाय भैंस ये सभी क्या है, जिस प्रकार से इनमें अपरा पाया जाता है वैसे ही जो यूथेरिया समूह के जंतु होते हैं उनमें भी क्या होता है, अपरा पाया जाता है। तो इसका आपका ये राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसके बाद देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है। लीडिंग कोशिका क्या होती है समझिए। देखिए लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक ना, एंड्रोजेंस जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना, टेस्टोस्टेरोन, ये जो एक प्रकार का हार्मोन्स होता है का रक्त में श्रावण करती हैं। लीडिंग कोशिकाओं का यही कार्य होता है, ठीक ना, जो लिंग हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना, इसका रक्त में श्रावण करने का जो है इनका कार्य होता है। तो ये आपका हो गया लीडिंग कोशिका से जो है क्या तात्पर्य है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर इसके कार्य है, पहला वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना चीज आपका क्लियर है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ से 8 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी दीजिए। देखिए ये आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर के बीच बनता है, ठीक है ना, यानी 2 नंबर के लिए भी आ सकता है या 3 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिवार नियोजन को समझिए क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि शाब्दिक रूप से परिवार नियोजन का अर्थ साधारण 2 या 3 संतानों को जन्म देकर परिवार के आकार को नियोजित रूप से सीमित रखना समझा जाता है। लेकिन परिवार नियोजन से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय, माता के स्वास्थ्य, बच्चों के समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान रखते हुए उपयुक्त समय पर एक आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। मतलब आप क्या कहें कि परिवार नियोजन एक प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब कम जो है जनसंख्या वाला परिवार जो हो वह, या तो कह सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण की एक विधि भी है, ठीक है ना। तो इसकी विधियां भी हैं, तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3 नंबर में ही बनने वाला है लगभग, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर है कि मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उसमें से 4 के नाम बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना, देख सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था, जिसमें आप देख सकते हैं बीज का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया, पुष्प का रंग हो गया, पुष्प की स्थिति हो गई, ये सब चीजें जो है मेंडल ने इनको जो है देखा था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं आपके सामने है जीन की परिभाषा लिखिए। भाई ये बताइए आप लोग जीन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा बायोलॉजी में, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को
पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से क्या होता है, ये दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो ये कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है और यह वंशागति की इकाई होती है। जीन क्या होती है, तो वंशागति की एक प्रमुख इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो बोलेंगे जॉनसन, ठीक ना। ये वैज्ञानिक का नाम है, ऑब्जेक्टिव में बनता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप समझ गए। अब इसको आप जीन इतने जो है क्वेश्चन आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेब को आभासी फल। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आभासी फल यानी कि असत्य फल और सत्य फल क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ठीक है ना इसमें। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है कि इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्वन होने से फल बनता है व पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। देखिए जो आपका आभासी फल होता है, इसमें जो निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्वन से फल बनता है और पुष्प के शेष जो भाग होते हैं वो जमीन में गिर जाते हैं, ऐसा फल सत्य फल कहलाता है। लेकिन जो आपका आभासी फल होता है, इसमें क्या होता है, तो सेब में जो सेब आभासी फल होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को क्या कहते हैं, आभासी फल कहा जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है हमारा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए टिप्पणियां भी बोर्ड एग्जाम में आपको बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, तो इन दोनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमपी बोर्ड के लिए भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुभ्रूणता पर क्या है, आपको टिप्पणी देना है। क्या होता है, देखिए एक बीज से एक से अधिक यानी अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होती है। बहुभ्रूणता का मतलब है एक से अधिक भ्रूणों का विकसित होना, समझ रहे हैं ना, यही आपका होता है बहुभ्रूणता। जैसे यहाँ पर आपका इसमें पाइनस हो गया, संतरा हो गया, ये आपके एक प्रकार से बहुभ्रूणता के उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। यहां पर अब आपको बताना है भ्रूणपोष क्या होता है। देख सकते हैं आपके सामने आंसर है कि भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पर मिलेंगे, बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है और समझ सकते हैं। इसी प्रकार से मैं अब आपको बायोलॉजी में भी बिल्कुल एकदम 100% आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देख सकते हैं भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है, ठीक ना। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। अब इसमें जैसे यहाँ पर है केंद्रकीय भ्रूणपोष, आपका फिर आता है कोशिकीय भ्रूणपोष, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपका आता है अगला, देखिए देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इनको समझना है कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के होता है, अंडाशय के बिना ही हो जाता है, निर्माण जो है इनका बिना अंडाशय का होता है, उसे हम लोग अनिषेक फलन बोलेंगे। ये तो हो गया, ठीक ना, अनिषेक फल। अब यहाँ पर है तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए। अब यहाँ पर जैसे अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, संतरे, ये सभी क्या है, अनिषेक फल हैं। चलिए नेक्स्ट है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस, ठीक ना, इसको समझाना है आपको क्या होता है। तो देख सकते हैं इसका आपका आंसर है कि जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग, ठीक ना। अब यहाँ पर जैसे कि अप्रभाविता या सहप्रभाविता आपने नाम सुना होगा, तो देखिए अप्रभाविता मतलब यही हो गया कि वो प्रभावित ही नहीं कर रहा, और सहप्रभाविता का मतलब है कि वो एक प्रकार से मिश्रित रूप से प्रभाव डालेंगे।
यहाँ पर ना ही वो पूर्ण रूप से प्रभावी नजर आएंगे और ना ही पूर्ण रूप से अप्रभावी नजर आएंगे। ठीक है ना, जब हम लोग मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में उसको जरूर कवर करेंगे, बहुत वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए इसके पहले आप लोग देखिए यहाँ पर सहलग्नता पर टिप्पणी दीजिए। सहलग्नता क्या होती है, यहाँ पर इस पर आपको टिप्पणी देना। देख सकते हैं यहाँ पर है कि जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। और सहलग्नता की खोज वेटसन तथा पुन्नेट ने 1906 में लिथाइराइड्स आडोरेट्स में की थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इनमें जो है नाम है जो, तो इनको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैज्ञानिक का नाम याद होना चाहिए। बाकी ये स्थान ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपको सन याद कर लेना है। ठीक ना, और जैसे वैज्ञानिकों के कुछ नाम आ जाते हैं तो उनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं बायोलॉजी में खास तौर पर, तो इसलिए आप लोग जरूर याद कर लिया करिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है डाउन सिंड्रोम से। यहाँ पर है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी दीजिए। तो आपको पता ही है कि टिप्पणियाँ तो बायोलॉजी में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर है कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने, लैगडॉन डाउन ने, यहाँ पर ये वैज्ञानिक का नाम है लैगडॉन डाउन ने सन 1866 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था, तो 1866 में। और यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है जो त्रिगुणता कहलाती है। और इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। तो ये होता है आपका क्या, डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भ्रूण पोष किसे कहते हैं। ठीक ना, एक होता है आपका भ्रूण कोष और ये है आपका भ्रूण पोष। ठीक ना, तो चलिए समझिए क्या होता है यहाँ पर इसको। तो पुष्पी पादपों में, ठीक ना, ये क्या होता है पुष्पी पादपों में। तो पुष्पी पादपों में निषेचन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लियाई के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित होता है। और यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भ्रूण पोष। क्लियर है, चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में दो अंतर बताइए। आपको बताना है एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर आपके सामने है पहला, देखिए दो अंतर आपको देना है इसमें। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बीजपत्री में पहले देखिए, एक बीजपत्री बीज में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है। अब इसी में यहाँ पर द्विबीजपत्री को यहाँ पर देखिए, जबकि द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं। तो ये हमारा एक अंतर हो गया इन दोनों के बीच। ठीक ना, आप देखिए इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता है दूसरा। इसमें है एक बीजपत्री बीज में बीज भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक ना, एक बीजपत्री में। जबकि जो दो बीजपत्री होता है जो आपका बीजपत्र से अलग स्थित होता है ये एंडोस्पर्म। लेकिन जो द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म बीजपत्र में स्थित ही होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये क्या, एंडोस्पर्म एक बीजपत्री में अलग होता है जबकि द्विबीजपत्री में वो आपका बीजपत्र में ही उपस्थित होता है। क्लियर है, तो इसके बाद आपका यहाँ पर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष। ठीक ना, भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन के बाद ही क्यों विभाजन प्रारंभ करता है। तो इसको क्या करना है आपको, शॉर्ट में मैं बता देता हूं, बाकी आपको इसको लॉन्ग में तैयार करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको मैं इसको थोड़ा सा अच्छे समझाऊंगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो भ्रूण विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, आपको ये तो पता है। चूंकि परिपक्व भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, अतः प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करती हैं। तो ये हमारा हो गया। बाकी इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको अच्छे से समझेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग में हमें अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 18 क्वेश्चन है, इसके बाद देख सकते हैं 19 नंबर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि इसमें कहा गया कि IVF, ठीक ना, IVF तथा
GIFT का पूरा नाम बताइए। चलिए यहां पर आपके सामने है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसे बोलते हैं पात्रे निषेचन। क्या बोलते हैं भैया? पात्रे निषेचन, यहां पर इनका फुल फॉर्म होता है। तो IVF का हो गया। इसके बाद GIFT, इसका होता है यहां पर देखिए गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इसका मतलब हो गया गैमीट अंतराफैलोपियन स्थानांतरण। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहां पर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन पर टिप्पणी, तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है ना, समझ गए। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लॉन्ग आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो परिवार नियोजन पर अगर शॉर्ट में लिखने को आता है, मतलब 2 नंबर के लिए जैसे आता है, तो आपको इतना लिखना है। और लॉन्ग में कैसे लिखना है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैं आपको बता ही दूंगा। इसके मतलब ऐसा होता है कि परिवार नियोजन क्या है, इसको कैसे मतलब इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण को, ऐसा करके मतलब लॉन्ग में बनता है। तो चलिए इसको जानिए। यहाँ पर परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है, अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला आपका यहाँ पर हो गया कि मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित 2 रोग, आपका पहला एड्स है, ठीक ना। एड्स एक प्रकार से ये क्या है, लैंगिक संबंधों की एक बीमारी है। इसके बाद दूसरा आपका उपदंश, ठीक ना, यानी कि इसे इंग्लिश में सिफिलिस बोलते हैं। तो उपदंश और एड्स ये 2 ऐसे रोग हैं जो कि लैंगिक संबंधों द्वारा फैलते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं आपका 22 नंबर, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। चलिए हीमोफीलिया को आपको बताना है कि ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है इसको, ठीक ना। तो आपके सामने इसका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं। हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से, जो हीमोफीलिया होता है इसमें पहली बात तो क्या होता है, तो इसमें रुधिर यानी कि जो रक्त होता है, ठीक ना, मनुष्य का जो रक्त होता है उसका थक्का बन जाता है। तो हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है और इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर स्राव बंद नहीं होता। मतलब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, ठीक है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा चोट लग जाए, अगर उसमें रक्त निकलने लग गया तो फिर रक्त लगभग लगातार बहता रहता है, ठीक ना। अब जैसे रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का बहना बंद नहीं होगा। तो अब कह सकते हैं कि जो हीमोफीलिया है, अगर ये रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को तो रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है ना। और फिर अगर थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का स्राव कहाँ से बंद होगा, तो इस कारण इसे रुधिर स्राव रोग भी कहा जाता है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसे कहा जाता है या किसने दिया। तो देखिए यहां पर है कि बाबेरी तथा सटन ने 1902 ईस्वी में वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रतिपादित किया। तो कब किया था, तो याद कर लीजिए 1902, ठीक है ना, सन जरूर याद कर लीजिए। और किसने, बाबेरी तथा सटन ने। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर है कि टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। देखिए डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां पर है टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर, ठीक ना, इन सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम है यहाँ पर 45, 22 जोड़े प्लस XO, ठीक है ना, ये गुणसूत्र हो गया। और अगर क्लाइनफेल्टर की बात करें तो इसमें आपका 47 यानी कि 22 जोड़े इसमें आपका यहाँ पर, और यहाँ पर XXY गुणसूत्र, इतना आपका ये होता है दोनों में, ठीक ना। तो आप समझ गए, ये 60 का क्वेश्चन है। अब आता है यहाँ पर समयुग्मनजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि समयुग्मनजी या एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं। देखिए जब दोनों एलील समान हो तो इसे समयुग्मनजी एलील जोड़ा कहा जाता है। जैसे अगर यहां पर देखिए तो ये आपका कैपिटल T है, ठीक है ना, और ये भी आपका कैपिटल T है। तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं। तो ये दोनों एलील आपके क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसे जोड़े को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, समयुग्मनजी। अब इधर देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका स्मॉल टी है, ठीक ना, ये आपका स्मॉल टी है और दूसरा भी आपका क्या है, स्मॉल टी है। तो ये दोनों जोड़े फिर से समान है। तो यहाँ पर भी आपका ये बनता है क्या, समयुग्मनजी जोड़ा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है 26 नंबर।
तो 26 यहाँ पर कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। यहाँ पर बताना है ऐसे एंजाइम का नाम जो कि डीएनए अणु को क्या करता है, खंडों में तोड़ता है। तो यहाँ पर इसका होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो यहाँ पर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, या हिंदी में बोले तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए अणु को जो है खंडों में तोड़ता है। ठीक ना, तोड़ने का, या इसे कभी कभी बोला जाता है जैविक कैंची। तो जैविक कैंची का ये कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देख सकते हैं, यहाँ पर है प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए यहाँ पर आपके सामने है। कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं और उन्हें बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक ना, प्लाज्मिड्स। तो यहाँ पर आपका यही इतना आंसर है कि प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं। अगर पूछता है तो बता देंगे कि कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक से अधिक छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक ना। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पर समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। समजात अंग क्या होते हैं और विषमजात अंग क्या होते हैं। ठीक है ना। चलिए यहां पर देख सकते हैं कि दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है तो चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हो तो उन्हें समजात अंग बोलते हैं। ठीक ना। अब विषमजात की अगर बात करें तो विषमजात अंगों में क्या होगा, अगर उनका उद्भव जो है एक जैसा होगा और उनके कार्य स्वरूप ये सब क्या होंगे, उनमें अंतर हो जाएगा तो विषमजात हो जाते हैं। लेकिन समजात की बात करें तो दो अंगों का उद्भव अगर एक जैसा होता है, मतलब कि वो देखने में एक समान लगे, ठीक है ना, एक जैसे लगे, और उनमें जो कार्य हो, उनका स्वरूप हो, वो अलग अलग है, तो यहाँ पर वो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा आर्थ्रोपोड्स के पंख, ठीक है ना, इन दोनों के जो पंख होते हैं वह सेम होते हैं, तो इस प्रकार से कहे जाते हैं कि वो क्या है, समजात अंग होते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर जाति एवं जातिवृत्त से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है जाति एवं जातिवृत्त, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है कि प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। तो समझ गए, मतलब प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जो जीव होते हैं उनका समूह होता है, उसको जाति कहते हैं। लेकिन जातिवृत्त क्या होता है, तो किसी जीव के विकासीय इतिहास को जातीय वृत्त कहते हैं। तो जाति और जातिवृत्त आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आपका 29 क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर है कि उत्परिवर्तन क्या है। 50 क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 100% आप बायोलॉजी में अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, और पढ़ के अच्छे से जाएगा तो अच्छे आपके नंबर तो 100% आएंगे, ठीक है ना। बाकी और भी क्लासेस अभी आएंगी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पर भी होंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी होंगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। उत्परिवर्तन क्या है, किस वैज्ञानिक ने ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। देखिए आनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारुओं के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को, ठीक ना, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं उनमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो जीवधारियों के जो लक्षण हैं उनमें आकस्मिक मतलब अचानक से, ठीक है ना, आकस्मिक मतलब अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। और ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो याद कर लीजिए ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक है ना, किसने, ह्यूगो डो ब्रीज ने। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, जो मैंने बताया ना वैज्ञानिक वाले जितने भी ये क्वेश्चन है तो आप याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ये उत्परिवर्तन बात का सिद्धांत ह्यूगो डो ब्रीज ने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीलिया रोग क्या है। आपने पीलिया रोग का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया, ये क्या होता है इसको बताइए यहाँ पर। देखिए तो और क्यों होता है, तो देखिए ये सबसे पहली बात करें तो यकृत की एक बीमारी होती है, और इसमें जब किसी व्यक्ति को पीलिया होता है तो उसका जो रक्त होता है, रुधिर, उसकी तनुता जो है बढ़ जाती है। तनुता मतलब कह सकते हैं पतला हो जाता है रक्त, ठीक है ना। तो देखिए पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है, यकृत की एक मुख्य बीमारी है, ठीक है ना, और यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ने व कमजोरी तथा तिल्ली बढ़ने के कारण होता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट में आपको इसको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, दोनों को बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कि टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है भैया? अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तो हो गया निर्माण। अब बात करें टी लिम्फोसाइट्स का जो परिपक्वन है लासिका ऊतक में, तथा जो बी लिम्फोसाइट्स है इसका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है? तो भैया लासिका ऊतक में, और बी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों का आंसर आपको पता चल गया, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एलर्जी किसे कहते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि कोई भी जैसे आप मतलब कोई टैबलेट होती है या कोई दवा है तो उसको अगर यूज करते हैं और वो नुकसानदायक हुई तो बोलते हैं कि जो टैबलेट थी उसने एलर्जी कर दी। तो यहाँ पर एलर्जी शब्द का उपयोग, वैसे आप एलर्जी जानते हैं, ठीक ना, घृणा जैसे बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में। तो इसको समझिए बायोलॉजी की भाषा में, तो किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं, और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जेन कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो है एक प्रकार का पर्यावरणीय पदार्थ हो गया, जो एंटीजन हो गया, जो मतलब कोई भी दवा हो गई, कुछ भी चीज़ें अगर वो क्या है अति क्रियाशीलता हो करें या प्रतिरक्षा तंत्र में जो है क्रियाशीलता ना कर पाए अपनी, तो उनको बोलेंगे एलर्जी, ठीक है। इसके बाद आता है 34 नंबर, वायरल रोग से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। वायरल रोग क्या होते हैं और किसी ऐसे रोग का आपको नाम बताना है। तो देख सकते हैं आपका इसका आंसर है कि वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए वायरल मतलब समझ रहे हैं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा वो फैलता हो, ठीक ना। तो यहाँ पर आप वायरस से जो रोग फैलते हैं, आपको पता है कि जैसे कि एक टाइम पर कोरोना वायरस आया था, ठीक ना, और अभी आपको याद होगा ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो वो ही एक प्रकार से वायरस से फैलता था, वैसे ही वो क्या है वायरल रोग था। तो यहाँ पर भी आप इसको बोल सकते हैं, जैसे वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है उसे वायरल रोग कहते हैं। और यहाँ पर एड्स, ठीक ना, एड्स एक ऐसा प्राणघाती वायरल रोग है जिसका पूर्ण रूप से इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, समझ रहे ना। तो एड्स को बोल सकते हैं कि ये क्या है, वायरल रोग है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर HIV का पूरा नाम बताइए। HIV देखिए ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, ये क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम है, ठीक है ना, समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर, और आपको ये पता भी होगा, काफ़ी जी है। इसके बाद आता है यहाँ पर जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। चलिए जैव उर्वरक के स्रोतों पर टिप्पणी बतानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और जैव उर्वरक वो कहलाते हैं, ठीक ना। ये हो गया, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जैसे मिट्टी में पाए जाते हैं जो, और अगर वो अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा पोषक तत्वों की मिट्टी में वृद्धि कर देते हैं, वो बनाते हैं आपके जैव उर्वरक। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। तो देख सकते हैं बायोगैस का एक मिश्रण, बायोगैस जो है गैसों का एक मिश्रण है, ठीक ना। बायोगैस क्या होता है, ये गैसों का एक मिश्रण होता है। इसका प्रमुख भाग CH4 यानी कि जो मेथेन होता है, ठीक ना, CH4 यानी मेथेन का 70%, यानी कि जो बायोगैस है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में 70% मेथेन गैस होती है। और अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें होती हैं, ठीक ना, बाकी की मात्रा में। तो बायोगैस का प्रमुख उत्पादन सूक्ष्म जीव यानी कि मेथेनोबैक्टीरियम है। तो ये हो गया बायोगैस के बारे में। अगला है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। देखिए इसका क्या महत्व है, राइजोबियम जो सूक्ष्म जीव होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, और यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर पौधे को प्रदान करता है।
फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और यह जैव उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से राइजोबियम जो होता है वो आपका यहाँ पर एक प्रकार से प्रमुख जो है कह सकते हैं तत्व है या प्रमुख भूमिका निभाता है किसमें, जैव उर्वरक में। ठीक है ना। तो मतलब जो है कह सकते हैं कि जो फसल का उत्पादन होता है इसमें ये काफी भूमिका निभाता है। इसके बाद आपका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका उत्पादन में किन्हीं जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, किन जीवाणुओं का। ठीक है ना। तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का जो है उपयोग किया जाता है। ये एक जीवाणु का नाम है। ठीक ना। एसिटोबैक्टर एसिटी, तो याद कर लीजिएगा एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का उपयोग सिरका के निर्माण में किया जाता है। ठीक ना, सिरका उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोगों से, चाहे वे जीवित हो या अजीवित हो, ठीक ना, कोशिका हो या कोशिकांग हो, ठीक ना, के लाभदायक उत्पादक महत्व के लिए बनी विधि है। ठीक ना, जैव प्रौद्योगिकी। चलिए इसके बाद आता है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं। चलिए बताइए पारजीवी जंतु क्या होते हैं। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित किया जाता है। मतलब डीएनए में जो है क्या किया जाए, जानबूझकर मतलब अपने तरीके से उसमें क्या किया जाए, बाह्य जीन को समावेशित यानी कि उसमें प्रवेश कराया जाए। ठीक ना, समावेश उसमें कराया जाए। तो और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करता है। तो बोलते हैं क्या, पारजीवी जंतु। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बायोपायरेसी क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो बायोपायरेसी को समझ लीजिए क्या होता है बायोपायरेसी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक ना, मतलब बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, ठीक ना, कंपनी व अन्य कोई संगठन है, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। क्लियर है। तो बायोपायरेसी का है आप लोग समझ गए ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर, पीसीआर तकनीकी। भैया पीसीआर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक ना, पीसीआर को फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक ना, तो पीसीआर तकनीकी के कोई दो उपयोग बताइए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, पीसीआर तकनीकी का उपयोग। चलिए तो इस यहाँ पर दो उपयोग कौन से, पहला तो है आपका यहाँ पर इसके द्वारा एड्स यानी कि जो पीसीआर है इसके द्वारा एड्स रोग की पहचान की जाती है। एड्स रोग की पहचान के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसके द्वारा कैंसर रोगी में उत्परिवर्तनों की पहचान की जाती है। ठीक ना, तो ये आपका क्या है, इस प्रकार से दो इसके उपयोग हैं किसके, पीसीआर तकनीकी के। चलिए इसके बाद आता है यहाँ पर सहजीवी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवी पौधे क्या होते हैं समझिए। तो सहयोग करने वाले, ठीक ना, सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं और तथा ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर है कि वह परजीवी जो अपने जीवन चक्र में कुछ भाग को ही पोषक के साथ व्यतीत करता है, यानी आंशिक परजीवी कह रहे हैं। ठीक ना, तो ऐसा कोई परजीवी जो अपने पूरे जीवन चक्र का, ठीक ना, कुछ भाग ही पोषक के साथ व्यतीत करता है तथा जीवन का शेष भाग जो बचा हुआ भाग है पोषक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से व्यतीत करता है, उसे बोलते हैं आंशिक परजीवी या विकल्पी परजीवी। ठीक ना, तो समझ गए। यहां से टोटल हमारे 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहां पर आपका अगला क्वेश्चन। तो अब मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी में 5 आपके सबसे महत्वपूर्ण अंतर। ठीक ना, जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं आपको पता है ना, पूछ लेता है जैसे डीएनए आरएनए में अंतर बताइए। ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो देख सकते हैं पहला आपका अंतर है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर बताइए। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर इधर आपका भ्रूण पोष है और इधर इधर भ्रूण कोष और इधर भ्रूण पोष। तो यहाँ पर दोनों को इसको चलिए समझते हैं।
पहले यहाँ पर देखिए भ्रूण कोश में क्या है, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है, यह जो होता है, और यह आवृत्तिबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। इसकी बात करें तो त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n केंद्रक से विकसित होता है, और अनावृत्तिबीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद ही होता है। दूसरा अंतर, यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों से बनता है, जो आपका भ्रूण कोश है, तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना होती है। अगर इसकी बात करें यहाँ पर भ्रूणपोष की, तो यह अगणित केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n होता है, किंतु अनावृत्त बीजियों में यह अगुणित ऊतक के रूप में रहता है। तीसरा अंतर है जो आपका भ्रूण कोश है, यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना, और यहाँ पर भ्रूण पोष की बात करें तो इसका निर्माण निषेचन के पश्चात तो होता है। तो ये आपका पहला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अंतर का है, ठीक ना। तो इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपका आता है, यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर चलिए डीएनए हो गया, आरएनए। डीएनए में क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कुंडली से बना होता है, और आरएनए एक पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कुंडल का बना होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है इसमें, और आरएनए की बात करें तो राइबो शर्करा होती है। इसमें बात करें डीएनए में तो थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, और आरएनए की बात करें तो यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे वही तैयार कर लीजिएगा, बाकी तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए जो होता है यह अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, और हार्से तथा चेजने से प्रूव किया है, और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए द्वारा नियंत्रित करता है। इधर देखिए आरएनए में यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ यहाँ पर कहें कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी होता है। अगला है जो डीएनए होता है, यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेशवाहक आरएनए का कार्य करता है, यानी कि टीआरएनए जिसे बोलते हैं। और आरएनए की बात करें तो यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट अंतर है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर अगला देखिए कौन सा अंतर आता है, तो आपका आता है यहाँ पर जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, ठीक ना। और बाकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये भी अंतर है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 4 अंतर आपके यहाँ से हो जाते हैं। और लास्ट अंतर आपका यहाँ पर देख सकते हैं आता है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। तो टोटल हमने यहाँ पर 5 अंतर आपके देखे हैं जो कि आपकी पूरी बुक से हैं, और ऐसे ही आपको वहाँ पर पूरे 45 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे यहाँ से पूरे 50 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में कंप्लीट हो जाते हैं। और इन 50 क्वेश्चनों के साथ आपका जो अति लघु उत्तरीय और जो 60 के क्वेश्चन है, ठीक ना, उनका बिल्कुल सफर यहाँ से खत्म हो जाता है। बाकी के अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।